नमस्कार। हम लोग लेके आए हैं वीडियो मेंस के लिए टॉप एमसीक्यूज की 7 दिन की महा मैराथन, जिसमें वीडियो मेंस में सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, चाहे वह विश्व का भूगोल हो, चाहे वह भारत के जो है पर्यावरण, वन्य जीव और इकोलॉजी हो, चाहे राजस्थान का भूगोल या कृषि एवं आर्थिक संसाधन, जो हमारे 7 दिन का जो यहां महामैराथन का है, जिसमें हम सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी टॉपिक है उनसे संभावित वह सभी प्रश्नों पर बात करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। और वर्तमान के परीक्षा पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयार किए गए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। डेली शाम को 8 बजे 7 दिन यहां महामैराथन चलने वाली है। रात को 8 बजे से जो है यहां पर प्रत्येक दिन कुछ टॉपिक को लेके, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेके हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, आज हम जिस पर बात करने वाले हैं वहां बात करने वाले हैं भारत के पर्यावरण, वन्य जीव और इकोलॉजी को लेके कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि पर्यावरण, वन्य जीव और इकोलॉजी का जो है चैप्टर थ्योरेटिकल काफी लंबा है, लेकिन जब हम उसे एमसीक्यू में बात करते हैं तो वहां से कैसे प्रश्न बन सकते हैं उन सब पे बात करेंगे। तो देखिए, 2 दिन तक हम भारत के जो है पर्यावरण, वन्य जीव और इकोसिस्टम पर बात करेंगे। 2 दिन हम लोग जो है विश्व के भूगोल से संबंधित प्रश्नों पर बात करेंगे और 3 दिन जो है हम लोग जो है राजस्थान ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन पर पूर्ण रूप से बात करेंगे और सभी टॉपिक से अकॉर्डिंग जितने प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को लेके बात करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले आपका प्रश्न आज का, निम्नलिखित में से यूनेस्को की प्राकृतिक विश्व धरोहर में शामिल राष्ट्रीय उद्यानों की पहचान कर सही कूट का चयन करें। पहला केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान और चौथा पश्चिमी घाट। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं यूनेस्को की विश्व धरोहर की। यूनेस्को की विश्व धरोहर, यूनेस्को की विश्व धरोहर को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। एक कहलाती है सांस्कृतिक और दूसरी कहलाती है प्राकृतिक। सांस्कृतिक विश्व धरोहर को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है, मूर्त और अमूर्त। इस तरह से यूनेस्को की विश्व धरोहर को मुख्य रूप से 2 प्रकार के, मूर्त में हम ऐतिहासिक दुर्ग है, प्रमुख धार्मिक स्थल है या मंदिर है, उनको हम शामिल करते हैं। अमूर्त में हमारी जो है परंपरागत लोक कलाएं हैं, जो हमारे नृत्य हैं, उनको शामिल करते हैं। और प्राकृतिक विश्व धरोहर में जो प्राकृतिक जो है स्थल है उनको शामिल किया जाता है। अब देखिए, हम बात करते हैं यूनेस्को की विश्व धरोहर में प्राकृतिक विश्व धरोहर के रूप में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यानों को शामिल किया गया है। तो ध्यान रखना, यूनेस्को की विश्व धरोहर में प्राकृतिक धरोहर के रूप में यदि राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो कुल 7 राष्ट्रीय उद्यानों को शामिल किया गया है। कितने? 7। अब कौन कौन से हैं, एक एक को लेके बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि हमारे राजस्थान भरतपुर में है। इसे 1985 में जो है शामिल किया गया था। दूसरा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि असम में है। इसे भी 1985 में शामिल किया गया था। तीसरा मानस राष्ट्रीय उद्यान, असम, इसे भी 1985 यानी कि 1985 में 3 राष्ट्रीय उद्यानों को शामिल किया गया। इसके बाद सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, जो कि पश्चिम बंगाल में, इसे 1987 में शामिल किया गया है। उसके बाद नंदा देवी फूलों की घाटी, जो कि उत्तराखंड में है, इसे 2005 में शामिल किया गया। ग्रेट हिमालय, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, इसे 2014 में शामिल किया गया। और कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है, इसे 2016 में शामिल किया गया। और इस तरह से 7 राष्ट्रीय उद्यानों को शामिल किया गया। अब कौन से राष्ट्रीय उद्यान शामिल हैं उन पर बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान शामिल है, यानी कि 1 नंबर जो है वहां
यूनेस्को की प्राकृतिक विश्व धरोहर में शामिल है, इसे 1985 में। उसके बाद है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में, इसे भी शामिल किया गया है। और तीसरा है ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, इसे भी शामिल किया गया है। पश्चिमी घाट को शामिल नहीं किया गया। ध्यान रखना, पश्चिमी घाट तप्त प्रदेश हॉट स्पॉट में आता है, यूनेस्को की प्राकृतिक विश्व धरोहर में शामिल नहीं है और यह राष्ट्रीय उद्यान की श्रेणी में नहीं है। इसलिए इसका उत्तर होगा 1, 2 और 3, यानी कि इसका सही उत्तर कौन सा है? पहला, 1, 2 और 3 यहां यूनेस्को की प्राकृतिक विश्व धरोहर में शामिल राष्ट्रीय उद्यान है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से हॉप स्पॉट में शामिल युग्म की पहचान कर सही उत्तर का चयन करें। यानी कि हॉप स्पॉट में कौन कौन से स्थान शामिल हैं? सबसे पहला, ए हिमालय क्षेत्र पश्चिमी घाट, बी अंडमान निकोबार लक्षद्वीप, सी इंडो ब्रह्मा पश्चिमी घाट और डी सुंडालैंड अंडमान निकोबार। देखिए, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि हॉप स्पॉट होते क्या है। तो देखिए, हॉप स्पॉट की अवधारणा क्या है। हॉप स्पॉट का मतलब है समुद्री वनस्पति और समुद्री जीवों की सुरक्षा हेतु चिन्हित संरक्षित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? हॉप स्पॉट। यानी कि जो समुद्री जैव विविधता के संरक्षण के लिए बनाए गए क्षेत्र होते हैं, उन्हें हम कहते हैं हॉप स्पॉट, यानी कि समुद्री जैव विविधता संरक्षित क्षेत्र हम कह सकते हैं। अब हॉप स्पॉट की जो अवधारणा है, यहां 2009 में यूएसए के एक समुद्री वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था सल्विया अर्ल। सल्विया अर्ल ने जो है एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम था मिशन ब्लू। इस मिशन ब्लू के तहत 2009 में यहां जो है हॉप स्पॉट की अवधारणा आई और इस अवधारणा के तहत विश्व में कुल 76 हॉप स्पॉट है, यानी कि समुद्री जैव विविधता क्षेत्र है। उसमें से हमारे भारत में कितने हैं? 2 है। कौन कौन से? ये ध्यान रखना, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह है और इन्हें 2013 में हॉप स्पॉट का दर्जा दिया गया। ये ध्यान रखना, हॉप स्पॉट समुद्री जैव विविधता क्षेत्र है और यह अवधारणा 2009 में आई। भारत में 2 है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह, और इनको 2013 में ऑपरेशन ब्लू, मिशन ब्लू और IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन और नेचर के अंतर्गत जो है इसमें शामिल किया गया है। तो देखिए, क्या इसका सही उत्तर होगा? निम्नलिखित में से हॉप स्पॉट में शामिल कौन से? अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह। इसका सही उत्तर है बी, हिमालय क्षेत्र और पश्चिमी घाट यहां हॉट स्पॉट में शामिल है। ध्यान रखना, हॉट स्पॉट में शामिल है। इंडो ब्रह्मा और पश्चिमी घाट यह भी हॉट स्पॉट में शामिल है और सुंडालैंड अंडमान निकोबार यह भी हॉट स्पॉट में शामिल है। इसीलिए ध्यान रखना, अंडमान निकोबार हॉट स्पॉट और हॉप स्पॉट दोनों में शामिल है। समुद्री जैव विविधता क्षेत्र में भी आता है और जैव विविधता क्षेत्र तप्त प्रदेश हॉट स्पॉट में भी आता है अंडमान निकोबार, लेकिन लक्षद्वीप जो है वह केवल हॉप स्पॉट के अंतर्गत आता है। और यदि आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा समुद्री जैव विविधता क्षेत्र कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा समुद्री जैव विविधता क्षेत्र रॉस सागर है, जिसे 2016 में जो है सबसे बड़ा समुद्री जैव विविधता क्षेत्र घोषित किया गया, जो कि अंटार्कटिका महाद्वीप में रॉस सागर विश्व का सबसे बड़ा समुद्री जैव विविधता क्षेत्र है। और भारत में पूछे जाते हैं तो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह है। तो ये थी हॉप स्पॉट की अवधारणा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। यहां कुछ हमारे भारत के वन्य जीव संरक्षण से संबंधित क्षेत्र हैं, चाहे वो उन्हें जैव आरक्षित क्षेत्र कहें, राष्ट्रीय उद्यान कहें या अन्य ऐसे वन्य जीव अभ्यारण्य हैं जहां पर जैव विविधता का वन्य जीवों का संरक्षण हो रहा है। इनमें से कौन से सुमेलित है, यानी कि कौन सा किस राज्य में है? सबसे पहले बात करते हैं नॉकरेक, यहां मेघालय में है, सही है। और नॉकरेक जो है यहां मेघालय की यानी कि शिलांग के पठार की सबसे ऊंची चोटी भी है। शिलांग
के पठार पर स्थित मेघालय की सबसे ऊंची चोटी भी कौन सी है? नोकरेक है। दूसरा है डिब्रू सेखोवा। डिब्रू सेखोवा यह असम में है और यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जैव आरक्षित मंडल के अंतर्गत आया, बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आता है। तीसरा है अगस्ता मलाई, यह केरल में है और यह जो है यह यूनेस्को की मानव एवं वन्य जीव कार्यक्रम में शामिल एकमात्र जैव आरक्षित मंडल है। यानी कि यूनेस्को का यह जो है यूनेस्को का मानव एवं संरक्षण कार्यक्रम में शामिल एकमात्र जैव आरक्षित क्षेत्र है, जो कि कहां पर है? केरला में। और डी शीत मरुस्थल, ध्यान रखना शीत मरुस्थल जो है गलत है। शीत मरुस्थल जो कि जैव आरक्षित क्षेत्र है वह हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश है। और जो लद्दाख में जो है वह शीत मरुस्थल नहीं, वह पार हिमालय, ट्रांस हिमालय, जिसे शीत मरुस्थल की संज्ञा दी गई है। शीत मरुस्थल जो कि बायोस्फीयर रिजर्व है वह हिमाचल प्रदेश में। और यह जो है भारत का सबसे उत्तरी, भारत का सबसे उत्तरी जो है जैव आरक्षित मंडल के अंतर्गत आता है। इसका मतलब ए, बी और सी यह तीनों सुमेलित है, डी शामिल नहीं है। इसका सही उत्तर होगा ए, कि ए बी सी सुमेलित युग्म है, डी सुमेलित नहीं है, क्योंकि शीत मरुस्थल हिमाचल प्रदेश में भारत का सबसे उत्तरीतम जैव आरक्षित मंडल है। अगस्ता मलाई एकमात्र जैव आरक्षित मंडल जो कि यूनेस्को का मानव एवं वन्य जीव संरक्षण कार्यक्रम में शामिल है। और डिब्रू सेखोवा जो कि असम में सबसे छोटा जो है जैव आरक्षित मंडल के अंतर्गत आता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस तट प्रदेश के अंतर्गत आता है? ए हिमालयी क्षेत्र, बी पश्चिमी घाट श्रीलंका, सी सुंडालैंड और डी इंडो ब्रह्मा। तो देखिए तप्त प्रदेश यानी कि तप्त प्रदेश जिसे हम कहते हैं हॉट स्पॉट, सबसे पहले तो तप्त प्रदेश या हॉट स्पॉट की अवधारणा क्या है इस पर बात करेंगे और इसके बाद हम बात करेंगे कि भारत में कितने और उसमें से अंडमान निकोबार किसमें शामिल है। तो सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं हॉट स्पॉट की। हॉट स्पॉट जिसे हम तप्त प्रदेश कहते हैं, ये क्या होते हैं? तो वे क्षेत्र जहां स्थानिक प्रजातियों के साथ साथ जैव विविधता की प्रचुर मात्रा, यानी कि जो कि जैव विविधता की दृष्टि से प्रचुर हो या जैव विविधता बाहुल्य क्षेत्र होते हैं, उन्हें हम हॉट स्पॉट का दर्जा देते हैं। तो यह प्रश्न सत्य और असत्य कथन में भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से हॉट स्पॉट तप्त प्रदेश के संबंध में कौन से कथन सत्य है या असत्य। तो सबसे पहले तो ध्यान रखना हॉट स्पॉट स्थानिक प्रजातियों के साथ साथ जैव विविधता की बहुलता वाले क्षेत्र होते हैं जहां पर बायोडायवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है। हॉट स्पॉट की संकल्पना सर्वप्रथम 1998 में नॉर्मन मायर्स नामक एक व्यक्ति हुए थे। कौन हुए थे? नॉर्मन मायर्स। नॉर्मन मायर्स हुए थे। इन्होंने 1998 में तप्त प्रदेश हॉट स्पॉट की अवधारणा प्रस्तुत की थी सबसे पहले। और हॉट स्पॉट क्षेत्र किसे घोषित किया जाता है उसके लिए दो कंडीशन जरूरी है। पहली कंडीशन है कि 1500 से अधिक स्थानिक वनस्पतियों की प्रजातियां होनी चाहिए, यानी कि वहां पर 1500 से अधिक जो है स्थानिक वनस्पति की प्रजातियां होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन है कि 70% से अधिक जो प्राथमिक वनस्पति है वह नष्ट हो चुकी हो। अब यह ध्यान रखना सत्य और असत्य कथन में इसी को चेंज करते हैं। यहां 70 की जगह वह लिख देंगे 50% से अधिक
प्राथमिक वनस्पतियां नष्ट हो चुकी है, तो ध्यान रखना गलत होगा। 70% से जो है अधिक प्राथमिक वनस्पतियां जो कि वहां की स्थानिक वनस्पतियां हैं वहां नष्ट हो चुकी होती है, तो उन क्षेत्रों को हम हॉट स्पॉट का दर्जा दे सकते हैं। अब यदि बात करें विश्व में टोटल 36 जैव विविधता हॉट स्पॉट है। कितने हैं? 36। और उसमें से भारत में कितने हैं? ध्यान रखना, भारत में 4 हॉट स्पॉट है। अब देखिए भारत में कौन कौन से हॉट स्पॉट है और उसमें से अंडमान निकोबार किसमें शामिल है, उस पर बात करते हैं। भारत में जैव विविधता हॉट स्पॉट कितने हैं? 4। सबसे पहला है हिमालयी हॉट स्पॉट। कौन सा है? हिमालयी हॉट स्पॉट का मतलब है हिमालय क्षेत्र, जिसमें उत्तर पूर्वी भारत आता है। उत्तर पूर्वी का भाग का मतलब है हिमालय वाला भाग, और जिसमें नेपाल और भूटान भी क्या है? शामिल है। यानी उत्तर पूर्वी भारत, नेपाल और भूटान तक का जो क्षेत्र है यह पूरा किसके अंतर्गत आता है? हिमालयी हॉट स्पॉट के अंतर्गत आता है। दूसरा जो है वह है पश्चिमी घाट श्रीलंका, यानी कि पश्चिमी घाट और श्रीलंका, इसमें पश्चिमी घाट पूरा और श्रीलंका का दक्षिण पश्चिम क्षेत्र आता है। यानी कि पश्चिमी घाट और श्रीलंका में पश्चिमी घाट और श्रीलंका का क्षेत्र आता है। इसके बाद है इंडो ब्रह्मा। इंडो ब्रह्मा का मतलब है भारत और म्यांमार। इंडो ब्रह्मा में पूर्वोत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत का मतलब है जो 7 सिस्टर है, जिसे हम कहते हैं 7 बहनों वाले राज्य, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और नागालैंड, जो कि ये 7 सिस्टर है, यह 7 सिस्टर इंडो ब्रह्मा के अंतर्गत आते हैं। और इसके अलावा म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, जिसको हम बोलते हैं दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं, और इसका विस्तार बांग्लादेश से लगाकर मलेशिया तक पूरा पूरा यहां फैला हुआ है। तो पूर्वोत्तर भारत इंडो ब्रह्मा का भाग है, पश्चिमी घाट और श्रीलंका में आता है, और हिमालय वाला जो क्षेत्र है वह हिमालय। लेकिन इसके बाद जो चौथा है जिसे हम कहते हैं सुंडालैंड, सुंडालैंड में जो है दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ साथ कौन सा भाग आता है? अंडमान निकोबार। यानी कि भारत का अंडमान निकोबार जो है वह सुंडालैंड हॉट स्पॉट में शामिल है। तो देखिए हम प्रश्न की बात करते हैं, तो प्रश्न क्या पूछा गया था? निम्नलिखित में से अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस तप्त प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर है सी, सुंडालैंड के अंतर्गत आता है। देखिए हिमालय क्षेत्र में उत्तर पूर्वी हिमालय, उत्तर पूर्वी हिमालय का मतलब है कि सिक्किम तक का, भूटान तक का पूरा क्षेत्र इसमें आता है। पश्चिमी घाट में यदि बात करें श्रीलंका में, तो इसमें पूरा पूरा पश्चिमी घाट है, नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं, वह क्षेत्र आता है। सुंडालैंड में भारत का जो है वह है अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। और इंडो ब्रह्मा के अंतर्गत जो है वह आता है पूर्वोत्तर भारत, जिसे हम 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं। 7 सिस्टर का जो अधिकांश भाग है वह इंडो ब्रह्मा के अंतर्गत आता है, और यह वन्य जीव और पर्यावरण के अंतर्गत सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक है। इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से इन सीटू में सम्मिलित नहीं है? ए राष्ट्रीय उद्यान, बी जैव मंडल आगार, सी जैविक उद्यान, और डी पवित्र उपवन। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं इन सीटू क्या होता है। तो देखिए इन सीटू या एक्स सीटू, यहां वन्य जीव या जैव विविधता जो संरक्षण है इसके 2 प्रकार है। जैव विविधता संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण 2 प्रकार से किया जा सकता है, या यह कहें कि वन्य जीवों का संरक्षण 2 प्रकार से होता है। एक तो होता है स्वस्थानीय संरक्षण, और जो स्वस्थानीय संरक्षण होता है इसे कहा जाता है इन सीटू।
इसके अंतर्गत वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, बाघ परियोजना, जैव मंडल आगार, पवित्र उपवन, यह सब आते हैं। यानी कि यहां जो है, यहां स्व स्थानीय संरक्षण है कि वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षण दिया जाता है, उन्हें हम इन सीटू कहते हैं। दूसरा होता है एक्स सीटू, बाह्य स्थानीय सही बाह्य या बहि स्थानीय संरक्षण, जिन्हें कहा जाता है XC2। यानी कि जो भी वन्य जीव और जो भी वनस्पति है, उनको अपने प्राकृतिक आवास से अलग किसी विशेष स्थान पर यदि हम संरक्षण करते हैं तो उन्हें बहि स्थानीय संरक्षण कहते हैं, XC2। और इसमें जो आते हैं वह आते हैं जैविक उद्यान। जितने भी जैविक उद्यान, बायोलॉजिकल जो पार्क हैं, वह सब इसी के अंतर्गत है। जंतुआलय है, चिड़ियाघर है, जीन बैंक है, या नस्ल संवर्धन या संरक्षण के लिए जो भी ब्रीडिंग सेंटर है, या अन्य कोई भी ऐसे सेंटर जो कि उनके प्राकृतिक आवास में नहीं है लेकिन वन्य जीवों और वनस्पतियों को संरक्षण दिया जाता है, तो वह सब इसी XC2 यानी बहि स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत आता है। और यदि हम प्राकृतिक आवास में देते हैं तो उन्हें स्व स्थानीय या इन सीटू के अंतर्गत मानते हैं। तो देखिए, हम बात करते हैं प्रश्न के अनुसार निम्नलिखित में से इन सीटू में सम्मिलित नहीं है। ए राष्ट्रीय उद्यान इन सीटू में आते हैं। बी जैव मंडल आगार, जिसे हम बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व, या जिसे हम जैव आरक्षित मंडल भी कहते हैं, यह भी जो है इन सीटू में आते हैं। और पवित्र उपवन भी जो है वह इन सीटू में आते हैं, जब हम स्थानीय भाषा में ओरण के नाम से जानते हैं। जैविक उद्यान जो है यहां XC2 के अंतर्गत है, इन सीटू में शामिल नहीं है। और राजस्थान के जितने भी जैविक उद्यान हैं उनका अध्ययन करके जाना कि राजस्थान में वर्तमान में 4 जैविक उद्यानों की स्थापना की गई है। सबसे पहला नाहरगढ़ घोषित किया गया था, दूसरा सज्जनगढ़ घोषित किया गया, तीसरा माचिया सफारी और चौथा अबेड़ा कोटा को जैविक पार्क जो है घोषित किया गया और स्थापना की जा चुकी है। और 2 अभी जो है प्रस्तावित है, एक तो मरुधरा जैविक उद्यान बीकानेर में और दूसरा है पुष्कर जैविक उद्यान जो कि अजमेर में स्थापित किया जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान असुमेलित है? ए वन विहार राष्ट्रीय उद्यान सफेद बाघ, बी भीतरी कनिका राष्ट्रीय उद्यान रिडले ओलिव, सी बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान भारतीय हाथी, और डी गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर। देखिए, सबसे पहले तो राष्ट्रीय उद्यान कहते किसे हैं, ताकि आपको यह पता रहे कि राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं, क्यों बनाया जाता है। तो देखिए, राष्ट्रीय उद्यान का अर्थ होता है कि किसी विशेष प्रकार की शरण स्थली के रूप में संरक्षित क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। और इनकी स्थापना भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत की जाती है। यानी कि ऐसा कोई संरक्षित क्षेत्र जो किसी की शरण स्थली है, जैसे उदाहरण के लिए केवलादेव घना पक्षी विहार, यहां साइबेरियन सारस की शरण स्थली है। रणथंभौर की बात करते हैं तो बाघ की शरण स्थली है। मुकुंदरा हिल्स की बात करते हैं तो गागरौनी तोते की शरण स्थली है। इसी तरह से पूरे भारत में जो है 106
कितने 106 राष्ट्रीय उद्यान घोषित किए जा चुके हैं, और उसमें से भारत का जो पहला जिम कॉर्बेट जो है वन्यजीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, जिसका वर्तमान में नाम कर दिया गया है रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा जो नेशनल पार्क है वहां भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे 1936 में जो है नेशनल पार्क घोषित किया गया था। इसके बाद भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग वन्य जीवों की शरण स्थली के रूप में राष्ट्रीय उद्यानों की घोषणा की गई, जिसमें से वर्तमान में 106। अब प्रश्न के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान असुमेलित है, तो सबसे पहले बात करते हैं वन विहार। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान यहां मध्य प्रदेश में है। कहां पर है? मध्य प्रदेश में है, और यहां सफेद बाघ के लिए जाना जाता है। तो भारत में सफेद बाघ कहां पाए जाते हैं? तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। सही है। दूसरा है भीतरीकनिका राष्ट्रीय उद्यान, यहां ओडिशा में है। कहां पर है? ओडिशा में है। और यहां जो है, यहां रिडले ओलिव, जिसे कहते हैं विशालकाय कछुआ, विशालकाय समुद्री कछुए के लिए यह जाना जाता है। तो यहां भी आपका क्या है? सही है। तीसरा है बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान। देखिए बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान यहां कर्नाटक में है। कहां पर है? कर्नाटक। और यहां तितलियों के लिए प्रसिद्ध है, बटरफ्लाई के लिए जाना जाता है। भारतीय हाथियों के लिए प्रसिद्ध नहीं है, नहीं भारतीय हाथियों की शरण स्थली नहीं है। तो इसका सही उत्तर है सी। अब देखिए भारतीय हाथियों के लिए कौन सा है? तो वह है बांदीपुर, बांदीपुर नेशनल पार्क, यह भी कर्नाटक में, और यह जो है भारतीय हाथी के लिए जाना जाता है, जबकि बनेरघट्टा जो है यह तितलियों के लिए प्रसिद्ध है। और गिर राष्ट्रीय उद्यान यह गुजरात में है। कहां पर है? गुजरात में है, और यहां एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है। तो यह भी सही है। इसका सही उत्तर है सी, कि जो बनेरघट्टा है वह भारतीय हाथियों के लिए नहीं, तितलियों के लिए प्रसिद्ध है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कैट बियर के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कैट बियर के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ए दच्छीग्राम राष्ट्रीय उद्यान, बी नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, सी कायबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, और डी मानस राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कैट बियर। कैट बियर किसे कहते हैं? तो कैट बियर लाल पांडा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लाल पांडा को कहा जाता है, जिसको जो है IUCN का जो है प्रतीक के रूप में भी यह जाना जाता है, लाल पांडा। और भारत में जो लाल पांडा कैट बियर है यहां अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, और अरुणाचल प्रदेश में जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम है नामदफा। इसका सही उत्तर है सी, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में यह कैट बियर लाल पांडा के लिए जाना जाता है। दच्छीग्राम की बात करें तो यहां जम्मू कश्मीर में है। कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। और यह किसके लिए जाना जाता है? यहां हंगुल के लिए जाना जाता है, जहां पर हंगुल परियोजना शुरू की गई थी। इसके बाद कायबुल लामजाओ जो है यहां मणिपुर में है, और यहां जो है संगाई मृग, जिसे हम डांसिंग डियर कहते हैं, उसके लिए जाना जाता है। और यह भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। यह कैसा है? तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि लोकटक झील के अंतर्गत आता है, लोकटक झील में स्थित है। और मानस राष्ट्रीय उद्यान यह असम में है। कहां पर है? असम में है, और यह जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है।
जैव विविधता के लिए जो प्रसिद्ध है, एक तो मानस है और दूसरा साइलेंट वैली जो कि केरला में है, जिसे हम शांत घाटी क्षेत्र के नाम से जानते हैं। यह दोनों जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान की श्रेणी में आते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से जैव मंडल आगार को सुमेलित कर सही कूट का चयन करें। ए पन्ना, बी शेषाचलम, सी मानस और डी सिमलीपाल। देखिए सबसे पहले तो बात करते हैं जैव मंडल आगार होते क्या है, जिसे जैव मंडल आगार या बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। इनकी क्या अवधारणा है, तो देखिए जैव मंडल आगार या बायोस्फीयर रिजर्व या जैव आरक्षित क्षेत्र कहलाते हैं। आनुवांशिक जैव विविधता बनाए रखने हेतु बहुउद्देशीय संरक्षित क्षेत्र, जहां प्राकृतिक वनस्पति जीव जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है। ध्यान रखना यहां इन C2 के अंतर्गत आते हैं। इन C2 के अंतर्गत स्वस्थानीय संरक्षित क्षेत्र है, जहां पर प्राकृतिक वनस्पति और जीव जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है। और किसके लिए, यह ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट, आनुवांशिक जैव विविधता बनाए रखने के लिए। आनुवांशिक जैव विविधता के 3 प्रकार होते हैं। आनुवांशिक जैव विविधता होते हैं, प्रजातीय जैव विविधता होती है, और तीसरी होती है सामुदायिक जैव विविधता, जिसकी चर्चा हम अगली क्लास में करने वाले हैं। तो आनुवांशिक जैव विविधता को बनाए रखने के उद्देश्य से जो है एक प्राकृतिक आवास को संरक्षित किया जाता है, उसे कहा जाता है जैव मंडल आगार। और जैव मंडल आगार की जो स्थापना है, वहां जैव मंडल आगार की स्थापना 1986 में भारत सरकार द्वारा एक कार्यक्रम लाया गया था, राष्ट्रीय जैव मंडल कार्यक्रम। कौन सा? राष्ट्रीय जैव मंडल कार्यक्रम लाया गया। राष्ट्रीय जैव मंडल कार्यक्रम कब लाया गया? 1986 में लाया गया। और इसी समय भारत में प्रथम जैव आगार मंडल या बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना 1986 में की गई थी। और भारत का पहला जो है जैव आरक्षित मंडल कौन सा है? नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। कौन सी है? नीलगिरी की पहाड़ियां, जो कि केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में फैली हुई है। यहां भारत का पहला जैव आरक्षित मंडल है। और अब तक भारत में 18 जैव आरक्षित मंडल घोषित किए जा चुके हैं। कितने? 18। और 18वां कौन सा है? वह है पन्ना, मध्य प्रदेश में, जिसे 2011 में जैव आरक्षित मंडल घोषित किया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय जैव मंडल कार्यक्रम कब आया? 1986 में। भारत का पहला जैव आरक्षित मंडल कब घोषित किया गया? 1986 में। किसे घोषित किया गया? नीलगिरी की पहाड़ियों को घोषित किया गया। भारत में कितने जैव आरक्षित मंडल है? कुल 18 जैव आरक्षित मंडल है। और सबसे नवीन जैव आरक्षित मंडल कौन सा है? पन्ना, मध्य प्रदेश है। अब इसमें से 18 में से कौन कौन से सुमेलित है, उनकी बात करनी है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं ए पन्ना। पन्ना कहां पर है? मध्य प्रदेश में। तो पहले का कौन सा होगा? 4, यानी ए का 4, या तो यहां होगा या यहां होगा। बी और सी बाहर हो गए। शेषाचलम यहां आंध्र प्रदेश में, तो बी का तीसरा, यानी कि ए या डी में से कोई एक हो सकता है। मानस कहां पर है? आसाम में है, तो सी का पहला। और सिमलीपाल यहां ओडिशा में है, डी का दूसरा। तो इसका सही उत्तर है वह है डी। और इस तरह से जैव आरक्षित मंडल बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि जैव आरक्षित मंडल जो है मैच करने, सुमेलित करने में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, या फिर राष्ट्रीय उद्यानों को पूछे जाने की संभावना है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में शामिल स्तनों की पहचान कर सही कूट का चयन करें, या सही युग्म का चयन करें कि कौन से मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में शामिल है। ए चिल्का झील, नल सरोवर, बी केवलादेव सांबर झील, सी केवलादेव लोकटक झील, और डी कोलेरू झील रुद्र सागर झील। तो देखिए सबसे पहले तो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या है, इन पर हम बात करते हैं। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या है? मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड जो है, यहां
आर्द्र भूमि क्षेत्र यानी कि रामसर साइट होती है। आर्द्र भूमि क्षेत्र या रामसर साइट है जहां पर मानवीय अतिक्रमण, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के कारण किसी न किसी कारण जो है यहां की जैव विविधता पर, पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसीलिए उन्हें एक अलग जो है सूची में सूचीबद्ध किया गया है, जिन्हें कहा जाता है मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। अब ध्यान रखना, पूरे भारत में 2 मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड है। कितने हैं? पूरे भारत में केवल 2 ही मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड है। और वह कौन कौन से हैं? सबसे पहला है केवलादेव। केवलादेव जिसे 1990 में मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया था। और दूसरा है लोकटक झील, जिसे 1993 में मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया था। हालांकि चिल्का झील को भी 1993 में मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया था, लेकिन बाद में उसे बाहर निकाल दिया गया। इसीलिए वर्तमान में भारत में केवल 2 मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड है, केवलादेव और लोकटक झील। तो अब प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में शामिल स्थलों की पहचान कर सही युग्म का चयन करें। तो इसका सही उत्तर है सी, केवलादेव और लोकटक। चिल्का झील यहां जो है यहां भारत की पहली रामसर साइट है, जो कि किस राज्य में है? ओडिशा के अंतर्गत है, ओडिशा में है, जो कि एक लैंगून झील है, नमकीन या खारे पानी की झील है। नल सरोवर की बात करें तो यह गुजरात में है। कहां पर है? गुजरात में है। केवलादेव और सांबर झील यह दोनों ही राजस्थान में है। और यदि आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में रामसर साइट कितनी है, तो 2 हैं, केवलादेव और सांबर झील। केवलादेव और लोकटक झील, केवलादेव राजस्थान में है और लोकटक झील की बात करें तो यह मणिपुर में है। और यह रामसर साइट के साथ साथ मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में भी शामिल है। कोलेरू झील यह आंध्र प्रदेश में है। कोलेरू झील यहां आंध्र प्रदेश में है। और रुद्र सागर झील यहां त्रिपुरा में है। कहां पर है? त्रिपुरा में जो है रामसर साइट के अंतर्गत आती है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से असुमेलित रामसर साइट की पहचान करें। ए भोज मध्य प्रदेश, बी चंद्रताल उत्तराखंड, सी कंजली पंजाब और डी दीपोर असम। देखिए सबसे पहले बात करते हैं रामसर साइट क्या है। रामसर जो साइट है यहां आर्द्र भूमि क्षेत्र है। वेटलैंड जोन, आर्द्र भूमि क्षेत्र को रामसर साइट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए 2 फरवरी 1971 में रामसर ईरान में एक सम्मेलन हुआ और इस समझौते को रामसर समझौता कहा गया। और इस समझौते के तहत जिन स्थानों का चयन किया गया उन्हें रामसर साइट कहा गया। अब देखिए यहां जो रामसर में समझौता हुआ है, जिसे हम रामसर समझौता कहते हैं, समझौता यहां 1975 में लागू हुआ। लेकिन जब यह लागू हुआ उस समय भारत इसका सदस्य देश नहीं था। भारत इसका सदस्य देश
भारत 1982 में 1982 में रामसर समझौते का सदस्य बना। बात करते हैं वर्तमान में भारत में जो है 49 रामसर साइटें, कितनी है? 49 रामसर साइटें, ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। अब उसमें से कौन सी कहां पर है, यह राज्यों के संदर्भ में पूछी जाती है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं भोज, यहां मध्य प्रदेश में है, सही है। दूसरी बात करते हैं चंद्रताल उत्तराखंड में नहीं है, चंद्रताल जो है यहां हिमाचल प्रदेश में है। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद है कंजली, यहां पंजाब में है, और दीपोर जो है यहां असम में है। तो इसका सही उत्तर है बी। निम्न में से कौन सा असुमेलित है? तो चंद्रताल उत्तराखंड सुमेलित नहीं है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रामसर साइट उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? सबसे ध्यान रखना, कौन सी रामसर साइट उत्तर प्रदेश में नहीं है? सबसे पहले बात करते हैं ए बखीरा यहां उत्तर प्रदेश में है, ध्यान रखना। और यहां जो है भारत की 49वीं रामसर साइट है, जिसे 2022 में घोषित किया गया। इसके बाद करते हैं हैदरपुर यहां भी उत्तर प्रदेश में है, और यहां भारत की 47वीं रामसर साइट है, जिसे 2021 में घोषित किया गया। सरसई यहां भी उत्तर प्रदेश में है, यह ध्यान रखना। और इसके बाद है खिजड़िया जो है यहां गुजरात में है, और यहां जो है भारत की 48वीं रामसर साइट है, जिसे 2021 में घोषित किया गया था। तो यह ध्यान रखना, इसका सही उत्तर है डी, खिजड़िया यहां गुजरात में है, जबकि बखीरा, हैदरपुर और सरसई यह तीनों ही उत्तर प्रदेश में। और भारत में सबसे ज्यादा रामसर साइट जो है वह उत्तर प्रदेश में। यह ध्यान रखना, पूछा जा सकता है कि भारत में सर्वाधिक आर्द्र भूमि क्षेत्र किस राज्य में है? तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। और 49वीं जो रामसर साइट है वह बखीरा उत्तर प्रदेश को घोषित किया गया। 47वीं भी हैदरपुर जो है पक्षी विहार को घोषित किया गया, लेकिन 48वीं जो है खिजड़िया गुजरात को घोषित किया गया। यहां करंट अफेयर्स के आधार पर पूछे जाने की संभावना है। तो यह था हमारा पूरा आज का सेशन, जिसमें हमने भारत के वन्य जीव और पर्यावरण को लेकर प्रश्नों की बात की। और इसी सीरीज के अंतर्गत अगली क्लास में भी हम भारत के पर्यावरण या पारिस्थितिकी को लेकर जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन पर हम बात करेंगे। इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहिए और अपनी तैयारी को जो है मजबूत कीजिए। साथ ही साथ वीडियो मेंस को निकालकर अपनी मंजिल तक पहुंचने का प्रयास कीजिए, और मंजिल तक पहुंचकर अपने और अपने परिवार के सपनों को पूरा कीजिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के लिए इतना ही। थैंक यू।